हाँ जी, फ्लक्स फ्लक्स समझ में आया था क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो ओके, इधर देखो एक क्वेश्चन। एक ये वायर फ्रेम है 4 सेंटीमीटर साइड का, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ओके। और इलेक्ट्रिकल फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 2I प्लस 2J न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन दिस एरिया फाइंड फ्लक्स फ्रॉम फ्रेम। एक वायर फ्रेम है जिसको हमने इस तरीके से रखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर साइड है, ये वाली 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। कितना फ्लक्स निकल रहा होगा इसमें से? सिद्धार्थ, पुलकित कल क्यों नहीं आए थे दोनों? आए थे पुलकित? बेटा थोड़ी छुट्टी कम करने की कोशिश करो। हाँ जी बोलो, क्या आएगा फटाफट बोलो। एक आंसर 16। जल्दी बोलो। हीरो, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा। कितना? 119, 196। और बोलो। ले 256। अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा, अभी तक तब तक आप सोच लो। हम्म, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब फ्लक्स क्लियर नहीं है अभी। क्या? सोचो। 16, आपका भी आंसर 16 भी सकता है। बोलो और बोलो। क्या होता है फ्लक्स? बेसिकली ये कॉस्ट यही होता है। देख, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है बेटा? 2I प्लस 2J। एरिया कैसे रखा हुआ? ऐसे और ऐसे, ठीक है।
फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं ई ए। स्केलर क्वांटिटी है ये सब, हमको चीज फ्लक्स के बारे में पता ना। दो तरीके हैं इसको करने की। पहला, हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के दो अलग अलग कंपोनेंट मान लें। कौन कौन से बेटा? एक आई में और एक किसमें? जे में है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किस किस में? आई में और जे में। तो मान लिया एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा ऐसे कितने का है? 2 न्यूटन पर कूलम। और एक ऐसे कितने का है बेटा? 2 न्यूटन पर कूलम। ओके। अब सोच, ये एरिया जो है, इस एरिया के लिए अगर मैं ये वाला फील्ड देखूं तो इनके बीच में बता, एरिया वेक्टर और उसके बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। कितना? आ गई बात समझ में? एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये एरिया ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही, और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ऐसे ही। तो जब मैं इसके लिए फ्लक्स निकाल रहा हूं, इसको मैं ई एक्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? ई एक्स। ई एक्स के लिए फ्लक्स निकाल रहा हूं, तो इस वाले पार्ट से फ्लक्स कितना आना चाहिए? बोल कितना आना चाहिए? फाई इज इक्वल टू, बोल 16 कैसे आएगा? अब यूनिट भी तो देखो, यूनिट भी तो देखो। अच्छा सेंटीमीटर। फिर ठीक है, अगर 16 बोल रहे हो तो फिर उसकी न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर बाई कूलाम यूनिट बोलो। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि मर्जी आए जो बोल दोगे। ठीक है, तो क्या होगा बोल? कितना हुआ एरिया? 16 × 10⁴ है ना। तो ये हमने लिखा ई कितना? 2। और ये कितना? 16 × 10⁻⁻⁴। ओके, ठीक है, ये हमने निकाला इसके। ओके, ई एक्स के कारण इससे फ्लक्स। ओके, अब ई एक्स के कारण इस वाले पार्ट से फ्लक्स, बोल कितना होगा? बोल कितना होगा? ई एक्स ऐसे ये है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। बोल क्या? 0, क्योंकि थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हुआ। तो cos 90 रखते ही क्या आ जाएगा? आ जा बेटा। ठीक है, cos 90 रखते ही क्या हो जाएगा? 0। आ गई बात समझ में? क्या ई एक्स के कारण हमने दोनों तरफ से फ्लक्स देख लिया? बोल, अब इसके कारण देख क्या होगा? इस वाले पार्ट का 0 होगा, और इस वाले पार्ट का क्या आएगा? 32 आएगा। ओके, तो ये φ1, ये φ2 कितना बेटा? 2 × 16 × 10⁻⁻⁴ टोटल फ्लक्स बोल, ये भी हो गया 32 × 10⁻⁴, ये भी हो गया 32 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम, ये भी है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम, ये भी है। ओके, टोटल कितना आया? बोल फाई इज इक्वल टू 32 × 10⁻⁻⁴ प्लस 32 × 10⁻⁻⁴, यानी 64 × 10⁻। भाई सीधी स्केलर क्वांटिटी है ना, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा? सारे में से जोड़ दूंगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है जो अब ये देखूंगा ये इस डायरेक्शन में फ्लक्स, ये इस डायरेक्शन में, क्या आएगा? बोल 6। आ गई बात समझ में? बोल क्लियर? दूसरा तरीका ये था कि हम एरिया को भी वेक्टर फॉर्म में लिख देते। किसको लिख देते? वेक्टर फॉर्म में। एरिया को भी हम किस में लिख देते? तो सोच, इस वाले पार्ट का एरिया बोल, बोला डायरेक्शन बोल इसकी, आई के कैप की तरफ, तो क्या लिख देते हैं? 16 आई, और इसका क्या होता है बेटा? 16 जे, यही होता। फिर डॉट प्रोडक्ट कर देते। समझ गए? तो 16 निकाला, गलत निकाला। ठीक है, फ्लक्स का तो सीधा सा हिसाब है, फ्लक्स किसके बराबर है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या ई ए कॉस थीटा। ओके, जब तक इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है हमारे पास। क्या लिख लिया?
अब हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ। पहले भी मैंने कहा है कि जैसे कूलम्स लॉ हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इंपॉर्टेंट लॉ था, ऐसा ही एक और अनदर इंपॉर्टेंट लॉ हमारा क्या होगा, गॉस लॉ, जो कि आगे हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने में सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली मदद करा करेगा। ध्यान से समझना है, तो इसकी चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज में से एक गॉस लॉ है। ना सिर्फ सवाल करने के लिए कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि बोर्ड में अपने आप में गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ऑल्टरनेट ईयर में गॉस लॉ और उसका कोई ना कोई एप्लीकेशन बोर्ड में भी पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनना है, बोर्ड के हिसाब से भी गॉस लॉ क्या होता है। ठीक है, पहले एक बार समझो कि गॉस लॉ चीज क्या है बेसिकली। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, फ्लक्स हमको क्लियर हुआ। फ्लक्स का मतलब क्या है बेटा, क्या है फ्लक्स का मतलब, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दी एरिया। ठीक है, प्लेस परपेंडिकुलर टू, ठीक है, ये बेसिकली ये। अब देख इधर ध्यान से, मान ले मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये है ना बेटा। ओके, इसमें मैंने एक क्लोज बॉडी रख दी, जैसे ये क्यूब रख दिया मैंने इसके। ठीक है बेटा, और आपसे पूछा इस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, बोलो क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। याद रखो, फ्लक्स में हमने एक और चीज कही थी कि इनवर्ड फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है और आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो सोच, क्या इस क्यूब में जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं क्या उतनी बाहर निकलेंगी, निकलेंगी। तो बोल नेट फ्लक्स इससे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है, हमने एक क्यूब रखा, इधर से जितनी लाइनें एंटर की उतनी लाइनें इधर से क्या हो गई, बाहर निकल गई। इसका मतलब नेट फ्लक्स क्या हुआ, जीरो। अंतर तो समझना, देख पहले अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ एक जो है फ्रेम्स की, किसकी, फ्रेम, यानी हम कैसी बॉडी ले रहे थे, टू डायमेंशनल बॉडी। कैसी ले रहे थे, टू। ठीक है, उसमें कोई अंदर बाहर जैसी चीज नहीं होती। जैसे हमने यहाँ पर मान लिया एक गेट का फ्रेम बना दिया सिर्फ खाली, ठीक है ना, और आप उस गेट के फ्रेम में, मैं कह रहा हूँ इधर से इधर गया, तो अंदर गया है कि बाहर गया, पता नहीं, उसका कोई अंदर बाहर नहीं होता। एक पूरे खुले मैदान में तू एक गेट की ऐसे सिर्फ फ्रेम लगा दे, ठीक है, उसमें से कोई आदमी ऐसे क्रॉस हो रहा है, तो क्या कहेगा, अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, कुछ नहीं, अंदर बाहर, है ना। लेकिन क्लोज बॉडी में तेरे को अंदर बाहर क्लियरली समझ में आता है। जैसे ये दरवाजा है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लोज बॉडी। नाउ आई कैन से कि अगर मैं ऐसे गया हूं तो मैं किधर गया हूं, बाहर, और इधर आया हूं तो क्या कह रहा हूं, अंदर। अगर सब कुछ हटा दूं, इस दरवाजे को ही छोड़ दूं, तो फिर क्या कोई अंदर बाहर है क्या, नहीं। अगर ये दरवाजा ही हो, सारी चीजों को सबको हटा दें बाकी, तो फिर क्या कुछ अंदर बाहर है क्या, नहीं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, फ्रेम की। अब हमने क्या रखा, एक क्लोज बॉडी, क्या रखी, क्लोज। तो क्लोज बॉडी में हमने देखा कि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, बाहर निकल रहा है। तो किसी क्लोज बॉडी से जो फ्लक्स है वो क्या होगा, जीरो। वैसे भी बात समझ ले, कैसे समझ ले इसको, कि मान ले ये मेरे पास क्यूब है और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है ना बेटा। ठीक है, तो 6 फेस है इसके, क्यूब के टोटल फेस कितने, 6। अब इन 6 फेस में देख इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे, ठीक है बेटा। इस वाले फेस के लिए बोल थीटा कितना होगा, 180। मान ले भाई ये इधर जा रहा है और ये एरिया वेक्टर इधर लेगा, एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड लेता है, और हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर जा रहा है, तो थीटा कितना है, 180 डिग्री। ओके, इसके लिए थीटा कितना है, लल्लू अब इसका इधर लेगा ना तो एरिया वेक्टर कैसे, हाँ, तो फिर इसके लिए 180 कैसे होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए बोल क्या है, 90। इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, अरे 90 है ना, 180 कहां से हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ऐसे ही है ना। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर। यहां पर एरिया वेक्टर कैसे, ऐसे, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे, ऐसे, एंगल कितना, यहां पर एरिया वेक्टर कैसे, ऐसे, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे, ऐसे, एंगल कितना, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे, बोल एंगल कितना, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, बोल कितना, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे, क्या। तो कौन कौन से फेज के लिए 90, 1 2 3 4, इसके लिए कितना, इसके लिए कितना, तो क्या 4 फेज से तो फ्लक्स जीरो हो गया, बोल। अब अलग अलग फेज का हम कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, इस क्लोज बॉडी से टोटल फ्लक्स होना चाहिए, इसके 6 फ्लक्स फेसेस से फ्लक्स लिख दो, बोल यही होना चाहिए। अरे आना बोल, अब इनमें से बोल किस किस के लिए, 4 के लिए क्या हो गया, जीरो। ठीक है, मान ले एरिया ए है, ये भी यही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ई है, तो बोल यहाँ फ्लक्स कितना होगा इस वाले फेस पर, माइनस ये होगा। क्यों हुआ माइनस ये, ई ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू आ गई, बात समझ में कोमल। ठीक है, ओके, कितना, माइनस ये, और इससे बोल प्लस ये। अब बोल पूरी बॉडी से टोटल कितना,
जीरो, क्योंकि 4 तो फेज से जीरो ही हो गया, एक से माइनस ये और एक से, ठीक है, ये हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाला। वैसे भी हम कहते हैं यार जितनी लाइन एंटर कर गई, 10 लाइन इधर से एंटर कर गई तो इधर से 10 लाइन बाहर निकल गई। अंदर जाने वाली लाइनों को नेगेटिव ले लिया, बाहर जाने वाली लाइनों को, तो टोटल क्या आना चाहिए, जीरो। आ गई बात समझ में? तो अगर किसी क्लोज बॉडी को मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख रहा हूं तो क्या उससे फ्लक्स जीरो होना चाहिए? अरे होना चाहिए ना। बात समझ में आ गई कि उससे फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो। जरूरी नहीं है बॉडी ये होता, मान लीजिए ऐसे होता है, यहाँ पर एक चार्ज रखता है, इसकी लाइनें बनाता, तो क्या लाइनें ऐसे जाती है? अब सोच क्या करता, जितनी लाइनें एंटर करती क्या उतनी बाहर जाती क्या? तो क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होता क्या? हाँ, ठीक है। तो याद रख, किसी क्लोज बॉडी को अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो उसका फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ओके। अब मान ले मैंने ये देखा कि यार एक क्लोज बॉडी को मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख रखा है, लाइनें अंदर एंटर कर रही हैं 3 और बाहर निकलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं 5। इसका मतलब 2 लाइनें कहां से बनी, बॉडी में से बनी, अंदर से बनी, ठीक है ना भाई। अंदर जो है, अगर यहाँ 3 एंटर किए तो 3 बाहर निकलती हुई तो मेरे को समझ में आती है, अगर 5 निकल रही है इसका मतलब 2 लाइनें कहां से बनी, बॉडी से। ओके, आ गई बात समझ में? मैंने देखा कि एंटर 5 लाइनें करती हैं, लेकिन बाहर निकलते समय ये सिर्फ 3 रह जाती हैं बॉडी। इसका मतलब बॉडी में 2 लाइन कैंसल आउट हो रही है, या बॉडी 2 लाइनों को खत्म कर रही है किसी तरह। ओके, अब सोच अगर बॉडी में से फ्लक्स बन रहा है, इसका मतलब बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। होना चाहिए क्या? आ गई बात समझ में? ठीक है। तो अगर किसी क्लोज बॉडी को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख रहा हूं, ठीक है, उससे एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो। अगर उससे एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो नहीं है, इसका मतलब बॉडी में क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? यही गॉस लॉ है कि जो किसी क्लोज बॉडी से एसोसिएटेड फ्लक्स होता है वो रिलेटेड होता है उसके अंदर रखे हुए चार्ज से। किससे रिलेट करता है बेटा? उसके अंदर रखे हुए चार्ज से। और गॉस लॉ ये कहता है कि किसी क्लोज बॉडी से एसोसिएटेड फ्लक्स उसमें रखे हुए नेट चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, उसके बराबर होता है। किसको? नेट चार्ज को किससे डिवाइड कर दो? अब ये नेट चार्ज क्या भला है? चार्ज हो सकता है, क्या है, हमारे पास 5 चार्ज रखे हैं, नेट चार्ज क्या होगा, उन पांचों का सम होगा। क्या होगा? सम। और सम भी कौन सा? एल्जेब्रिक सम। कैसा? अबे चार्ज का कैसे वेक्टर सम करेगा, ठीक है। कौन सा सम? एल्जेब्रिक सम। मतलब चार्ज कैन बी पॉजिटिव, चार्ज कैन बी नेगेटिव। ओके, क्या बात समझ में आ गई? तो गॉस लॉ को देख, स्प्लिट समझ की भाई, गॉस को ये बात समझ में आई कि अगर कोई क्लोज बॉडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में या किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखी गई है तो उससे जुड़ा हुआ फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो। क्योंकि जितनी लाइन एंटर करेंगी उतनी लाइनें क्या होंगी बेटा, बाहर निकलेंगी। ठीक है, ओके, आ गई बात समझ में? अगर वो जीरो नहीं है, इसका मतलब बॉडी के अंदर क्या है बेटा, चार्ज है। तो बॉडी का फ्लक्स किससे रिलेटेड है बेटा, उसके अंदर रखे हुए चार्ज से। फिर उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगा के इनका वो रिलेशन बनाया। क्या बनाया रिलेशन? कि किसी बॉडी से, क्लोज बॉडी से एसोसिएटेड फ्लक्स उसमें रखे हुए नेट चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। कितने टाइम्स होता है? आ गई बात समझ में? बोल। तो अब बोल, गॉस लॉ क्या हुआ? द फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज बॉडी इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनसाइड दी बॉडी। क्या ये सिर्फ क्लोज बॉडी के लिए बात हो रही है? हाँ। तो गॉस लॉ सिर्फ किस पर लगेगा? अगर बॉडी में छोटा सा भी छेद है तो क्या गॉस लॉ लगेगा? क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां से कोई लाइन अगर गई तो हमारा सारा खेल खराब कर गई। अंदर तो गई लेकिन बाहर। ठीक है, तो किस पर लगेगा? सिर्फ क्लोज बॉडी। तो किस पर? तो बस इतनी सी बात समझनी है। बोल अब मेरे को फटाफट से, गॉस लॉ क्या है? बोल, व्हाट इज गॉस लॉ? द फ्लक्स, अबे फ्लक्स इनसाइड की फ्लक्स एसोसिएटेड, इनसाइड तो the flux associated with a closed body, with a closed body is 1/naught times of आ जाओ यही बैठो आगे, नेट आगे बैठो, नेट चार्ज इनसाइड द बॉडी। क्या अभी क्लियर सब चीज बेटा? उनका ध्यान से सुन देख बेटा, गॉस लॉ इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा हमने कि कोई क्लोज बॉडी है उससे एसोसिएटेड फ्लक्स हमेशा किसके बराबर होगा बेटा? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनसाइड दी बॉडी। व्हाट इज नेट चार्ज? एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज।
चार्ज बहुत सारा उसके अंदर हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, उन सबका जो टोटल आ रहा है दैट इज कॉल्ड नेट चार्ज। अबे जीरो तो तब आएगा ना जब प्लस माइनस बराबर हो, ठीक है, जरूरी थोड़ी है प्लस माइनस बराबर हो, ठीक है। नेट चार्ज का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक सम करना अंदर के चार्ज का, ठीक है बेटा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं बेटा, मान ले ये तेरी एक क्लोज बॉडी है, हाँ ये मेरी एक क्लोज बॉडी है, मान ले थ्री डायमेंशनल होगी बॉडी है, बनेगी टू डायमेंशनल, ओके। इसमें कुछ चार्ज रखे हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, हो सकता है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो बोल क्यू नेट तेरा क्या होगा, फटाफट बता। Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 एल्जेब्रिक सम होगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा क्यू लिख सकते हैं, क्या इसको क्यू नेट लिख सकते हैं। अब इससे एसोसिएटेड फ्लक्स गॉस कहता है कि किसके बराबर होना चाहिए बेटा, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। क्या होना चाहिए, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। अब याद रख, देख फ्लक्स की हमने एक डेफिनेशन लिखी थी, क्या लिखी थी कि किसी बॉडी पर फ्लक्स जो होता है हमेशा उस बॉडी पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होता है। क्या ध्यान है क्या, इस पे ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कस किया हुआ है कि फ्लक्स क्या है, बेसिकली सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर अ बॉडी। तो क्या इस फ्लक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ई डी ए कॉस थीटा का सरफेस इंटीग्रल बॉडी के पूरे उस पर, बोल तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाता है, क्या, फ्लक्स पाई विच इज इक्वल टू दी सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। किसके बराबर बेटा, यूनिट अपॉन। क्या ये बात समझ में आ गई, लिख लो, और इसको बिल्कुल ध्यान से एक बार लिख लो क्योंकि ये गॉस लॉ पूछा ही जाता है बोर्ड के अंदर, ये याद रखना, एक एप्लीकेशन इसकी आती है। हालांकि जो नया है उसके अंदर इसका 4 नंबर का क्वेश्चन हटा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वैक्यूम की एयर की, एयर या वैक्यूम के अलावा किसी और में बॉडी सिचुएटेड होगी तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, सीधी सी कहानी। तो इसको याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सीधी सी बात कर रहा है क्या, फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज बॉडी इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनसाइड दी बॉडी। क्या समझ में आ गया सबके, चलो अब देखो इधर ध्यान से। हाँ हर्षवर्धन, क्या 1 मिनट बोल। ये क्लोज बॉडी है, नाम है एस, ठीक है। कुछ चार्जेस रखे, +2 कूलाम, -2 कूलाम, +4 कूलाम, +6 कूलाम, प्लस का 2 कूलाम, माइनस का 3 कूलाम। और से कहा, आपसे कहा फ्लक्स फ्रॉम बॉडी एस, क्या होगा बोल, फ्लक्स फ्रॉम बॉडी एस क्या होगा, 4 अपॉन। क्या हमको ये चार्ज शामिल करने, नहीं, हमें सिर्फ किस चार्ज से मतलब है, जो बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो चार्ज आ रहा है उसका नेट निकालने, बोल क्यू नेट कितना आया बेटा, 4 कूलाम आया क्या, ठीक है। तो हमारे लिए फ्लक्स क्या हो जाना चाहिए बेटा, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्यू नेट कितना बोल, 2 और 2 कैंसिल, पॉजिटिव 4, याद रख पॉजिटिव भी है क्योंकि फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। शुरू में हमने कहा कि फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अभी फ्लक्स कैसा है बॉडी का, पॉजिटिव, यानी बॉडी में से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है, एंटर नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। लीविंग फ्लक्स को हम हमेशा क्या कहते हैं, पॉजिटिव, और एंटरिंग फ्लक्स को क्या कहते हैं, नेगेटिव, ओके। कितना बना वो क्यू नेट, 4, और ये कितना आया, 8.85 इंटू 10 की पावर 12, ओके, ठीक है। तो अब इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेना, कर लोगे कैलकुलेट, ये जो भी आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम, हम कहेंगे इतना हमारा क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, जो भी आता है, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर बेटा, चल
फ्लक्स है तो यूनिट तो वही रहेगी। हाँ। हाँ तो फ्लक्स है तो वही यूनिट आएगी बेटा। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट रख के देख ले क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर, यही होती है। ठीक है, एक कूलाम से एक कूलाम कटा, ठीक है। ओके, इधर देख। बोलो। एक कोई क्लोज बॉडी की कहानी हमको दे रखी है, उससे 400 वोल्ट मीटर फ्लक्स उसमें एंटर कर रहा है और 200 वोल्ट मीटर फ्लक्स उसको लीव कर रहा है, और हमसे पूछा कि उससे उस बॉडी के अंदर नेट चार्ज कितना है। कौन से फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं, कौन से फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं? एंटरिंग को नेगेटिव और लीविंग को। ओके। तो बॉडी से जुड़ा हुआ नेट फ्लक्स बोल क्या है? बोल क्या है बॉडी का फ्लक्स? इसको क्या देगा? एंटरिंग है तो नेगेटिव। ओके। ये कितना? लीविंग है तो पॉजिटिव। तो कितना आया बॉडी का फ्लक्स बेटा? क्या ये बात सबको समझ में आई? बोल। अब नेगेटिव फ्लक्स है यानी 400 नेगेटिव ही होना चाहिए, होना चाहिए। देख आ भी जाएगा, क्या होगा बोल? क्योंकि फाई किसके बराबर होता है बेटा? क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट किसके बराबर होना चाहिए? एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, यही होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोल। 8.85 इंटू 10 की पावर, क्यू नेट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 मल्टीप्लाइड बाय 5। फाइव कितना आया हमारा बेटा? माइनस का 200, यही है। इसको चाहो तो 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो बोल क्यू नेट कितना आ गया बेटा? क्यू नेट विल बी इक्वल टू, नेगेटिव तो आ ही रहा है, ये कम हो गई 10, यानी 10 की पावर -10 रह गई, और ये कितना हो गया बेटा? बोल। यही होगा 17.7। ठीक है, अरे सही ना? तो 17.7 इंटू ये हमारे पास आ गया। अब बोल कौन सा आंसर? कितना? ओके।
लिख लिया? चल देख, जैसा मैंने कहा गॉस लॉ विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे कूलम लॉ है ऐसे गॉस लॉ का भी हम बहुत यूज करने वाले हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो गॉस लॉ हमने समझा, बहुत बेसिक सी बात कह रहा है कि किसी क्लोज बॉडी से एसोसिएटेड फ्लक्स किसके बराबर है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये चीज क्लियर बेटा? अब देख, इसको जब हम आगे यूज करेंगे तो हमें दो चार चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए, और कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस लॉ, about Gauss law। पहला, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज बॉडी ओनली, ठीक है। किसके लिए एप्लीकेबल है हमेशा? बॉडी कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज। क्या बॉडी किसी भी शेप और साइज की हो सकती है? हाँ, ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो पहला चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, बोल, फॉर क्लोज बॉडी ओनली ऑफ एनी शेप एंड साइज, एनी शेप एंड साइज। ऐसा नहीं है कि बॉडी रेगुलर शेप की होनी चाहिए, कि स्फेयर हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, जो शेप हम जानते हैं वही हो, कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है। ओके, कैसी होनी चाहिए, बोल, क्लोज, ठीक है। दूसरा सुन ध्यान से, बॉडी कैन बी रियल और इमेजिनरी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि गॉस लॉ लगाने के लिए हमको पहले एक बॉडी बनानी पड़ेगी। जैसे मान ले यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ, और तेरे को इस पर गॉस लॉ लगाना है, तूने यहाँ पर एक बॉडी इमेजिन कर ली। ऐसा नहीं है कि कोई तेरे से ये कहेगा नहीं पहले बॉडी बना फिर गॉस लॉ लगाएंगे, ठीक है। क्या होना चाहिए, बॉडी कैन बी रियल और इमेजिनरी। हमने इस बोतल के अंदर एक चार्ज डाल दिया, गॉस लॉ लग जाएगा। हमने ये मान लिया कि ये चार्ज एक स्फीयर में बंद है, ऐसा हमने सोच लिया, तो भी क्या हो जाएगा, गॉस लॉ लग जाएगा। कि बॉडी कैसी हो सकती है, रियल हो सकती है, और क्या हो सकती है, इमेजिनरी। आ गई बात समझ में? तो कैन बी रियल और इमेजिनरी, ये कैसी हो सकती है, कैन बी रियल और, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जब क्लोज बॉडी की बात कर रहे हैं तो रियल होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। ओके, जिस बॉडी पर हम गॉस लॉ लगाया करेंगे उसको हम प्यार से गॉसियन सरफेस कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे? ओके, ठीक है। दी बॉडी, क्या एक ही पॉइंट में? हाँ, एक ही में लिखेंगे सारी चीजें, ठीक है। अभी नहीं कर दो दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दी बॉडी ऑन विच गॉस लॉ इज अप्लाइड कॉल्ड गॉसियन सरफेस, उसको प्यार से हम क्या कहा करेंगे, गॉसियन सरफेस कहा करेंगे। ओके, क्या ये यहां तक क्लियर बेटा? चल, लिख लिया सबने? फिर कह रहा हूं ध्यान से, गॉस लॉ सभी लोग ध्यान से सीखना, क्योंकि ये अब जो है आगे हमारे लंबे टाइम तक गॉस लॉ खूब देर तक चलने वाला है। अब देख सेकंड चीज, मान ले मेरे पास यहां एक कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यों, पहले आपसे ही कहता हूं, समझता हूं, ठीक है। ओके, उसको मैंने एक छोटू से स्फेयर में बंद कर दिया, इसमें छोटू से स्फेयर में। बता इससे फ्लक्स कितना निकल रहा होगा गॉस लॉ के साथ? क्यू अपॉन होगा, मैं अंदर चार्ज कितना है, क्यू, तो कहा भाई नेट चार्ज क्यू ही है तेरा, तो फ्लक्स क्या होना चाहिए, क्यू अपॉन। अब हमने क्या किया, इस स्फेयर को बड़ा कर दिया, ऐसा कर दिया। पहले इसकी रेडियस मान लिया आर थी, अब हमने इसकी रेडियस 4r कर दी। बता अब क्या होगा? ओके, तो याद रख कि जो गॉसियन सरफेस है, या जो क्लोज बॉडी जिस पर हम गॉस लॉ लगा रहे हैं, उसके साइज से फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? अंदर रखे चार्ज से। किससे लेना देना है? तो द फ्लक्स एसोसिएटेड या फ्लक्स बाय गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। इस पर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। कई बार सवाल पूछ लिया, ये नीट में भी पूछा हुआ है और जो है बोर्ड में भी कई बार पूछा हुआ है, कि मान ले एक चार्ज को आर रेडियस के स्फीयर में रखना था, उससे फ्लक्स निकल रहा था 5, अगर रेडियस को 2r कर दूं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्या रहेगा, 5। अभी तो 5 बोल रहे हो, 1 2 5 पे टिक करके आओगे, ठीक है। या और दिमाग लगाओगे तो अच्छा स्क्वायर क्या होता है, प्रोपोर्शनल, तो ठीक है 4 टाइम्स होगा, ठीक है।
नहीं, अब सुन देख, सोच फ्लक्स चीज क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। बना चल इसकी फील्ड लाइन, ठीक है, ये रेड से बनाते हैं, ओके, ये ये ऐसे ही गई, यहां बना, ठीक है, ये ना, ये छोटा रे था, ये बड़ा था, नंबर तो उतना ही रहा ना, क्या बदला, बाहर के लिए तो फिर जीरो ही होगा, जो एंटर करेगी वो बाहर भी जाएगी, ठीक है, बता क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है उतनी निकली इसमें से और इसमें से, दोनों से, ठीक है, तो जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन नहीं बदली तो फ्लक्स भी नहीं बदलना चाहिए। फिर इधर ध्यान से, यहां तुम कह रहे हो कि भाई ये एरिया छोटा है, तो यहाँ ई ज्यादा होगा, होगा, यहाँ एरिया बड़ा हो गया, ई कम हो जाएगा, तो फ्लक्स तो ई ए कॉस थीटा है ना, चल थीटा को एक बार मान ले, कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें जीरो मान लेते हैं, ठीक है, कि भाई कॉस जीरो की वैल्यू 1 आती है, ठीक है, तो सोच आगे गए, तो हमने अगर एरिया बढ़ा दिया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो गया, यानी, और वैसे भी सबसे आसानी से हमको समझ में आ रहा है यार, जो लाइनें यहां निकल रही है, इसमें से जो लाइनें गुजर रही है एग्जैक्टली उतनी लाइनें इसमें से भी गुजरेंगी, ओके। हाँ, अगर आप ये कहो मैंने यहाँ एक चार्ज रख दिया, तो गॉस कहता अब तो बदलेगा ही बाप, ठीक है, इसके अंदर चार्ज अलग है, इसके अंदर चार्ज अलग है, ओके, तो गॉसियन सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, ओके, तो सेकंड पॉइंट ये लिख ले, क्या, कि द फ्लक्स फ्रॉम अ गॉसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। The flux from Gaussian surface does not depends on size of Gaussian surface. यहाँ एक डायग्राम भी बना ले कि ये हमारे पास एक आर रेडियस का स्फीयर है, चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर क्यू, तो फ्लक्स को क्या लिखेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी रेडियस को अगर हम 2r कर दें, चार्ज वही रखें, तो भी फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। लिख लिया, अरे लिख लिया क्या, अगला देख इधर ध्यान से, पॉइंट नंबर 3, फिर से वही आपसे पहले पूछता हूं, सेंटर पे क्यों चार्ज रखा हुआ है इससे, बोल फ्लक्स कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब मैंने क्या किया, यही बोला है, चार्ज को यहां रख दिया, सेंटर से हटा दिया, अब बोल क्या होगा, क्यू अपॉन, क्योंकि तो हमें तो अंदर चार्ज से मतलब है, अंदर कहाँ रखा है इस बात से थोड़ी मतलब, इसमें भी नेट चार्ज कितना है, क्यू, इसमें भी नेट चार्ज कितना है, क्यू, तो क्या समझ में आया कि दी फ्लक्स फ्रॉम दी गॉसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन दी लोकेशन ऑफ चार्ज, किस पर डिपेंड नहीं करता, ओके। फिर से वही चीज हमने कहा कि अगर फील्ड लाइन बनाओगे इसकी, तो इसकी फील्ड लाइनें ऐसे बनेंगी, बनेंगी बेटा, ठीक है, मान लिया ये फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, ये हमने बना, अब इसकी फील्ड लाइन बनाओगे तो क्या करोगे, ये बन जाएंगी, यही होगा, क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइन अभी भी बराबर ही निकलेंगी बेटा, हाँ, क्या अंतर आया दोनों में, सोच, कुछ तो अंतर दिख रहा है, क्या है, स्ट्रेंथ तो बदल ही जाती है चार्ज की, हमको क्या अंतर आया, देख इसमें लाइनें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें लाइनें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, ठीक है, क्या टोटल फ्लक्स दोनों का सेम बोल, अरे हाँ ना बोल, लेकिन अंतर भी है एक चीज, ठीक है, गॉस को तो टोटल फ्लक्स की बात कर रहा है, उसने तो कहा भी टोटल फ्लक्स बराबर होगा, हमको भी समझ में आ गया टोटल फ्लक्स बराबर है, लेकिन एक अंतर भी है, क्या अंतर है, यहां पर सोच मैंने यहां कोई एक एरिया रखा और यहां एक एरिया रखा, क्या दोनों से फ्लक्स बराबर निकलेगा, इसमें क्या यहां जो एरिया रखा और यहां जो एरिया रखा, बोल क्या दोनों में फ्लक्स बराबर होगा क्या, नहीं,
इसमें क्या होगा, फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। आ गई बात समझ में? जैसे मान ले तू एक जो है छलनी लेके आया, ठीक है, पाइप लगाया ठीक बीच में, क्या सारे छेदों से बराबर बराबर पानी आएगा? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट बराबर होगा। हाँ, अब तूने इस पाइप को यहां कर दिया कॉर्नर में, क्या होगा? इधर से पानी ज्यादा निकलेगा, इधर से क्या निकलेगा? कम। क्या दोनों में बराबर पानी निकलेगा? हाँ, टोटल पानी तो बराबर ही रहेगा, जो पाइप दे रहा है वो बाहर निकल रहा है। ओके, अंतर कितना आया? क्या आया? इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्या ये चीज क्लियर बेटा? अरे हाँ ना बोल, गर्विता, समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर फ्लक्स हमारा जो है, अगर हमारा फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज कहां पर है, लेकिन अगर सेंटर पे चार्ज होता है तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है? यानी इसके हर पॉइंट पर कहीं पर भी कोई भी एरिया बराबर का कंसीडर कर लो तो उससे उतना ही फ्लक्स निकल रहा होगा, जबकि इसमें इस वाले हिस्से से फ्लक्स ज्यादा निकल रहा होगा, इस वाले हिस्से से फ्लक्स क्या निकल रहा होगा? कम निकल। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, नंबर 3, ये डायग्राम बना लेना चाहो तो। फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन सरफेस, फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन सरफेस does not depend on location of charge। क्या ये चीज क्लियर? लेकिन हमने कहा एक डिफरेंस तो हमने ऑब्जर्व किया है, नोट लगाकर वो लिखा क्या कि इफ चार्ज इज प्लेस्ड सिमेट्रिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स इज आल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, ओके। लेकिन चार्ज को सेंटर पे रखने पर हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। ओके, हार्दिक आज आया नहीं अभी? नहीं, हार्दिक नहीं आया। वो आया है। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब देख, सिमेट्री पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आएंगे, पर्टिकुलरली जब अब ये छोटे सवाल का वेटेज बढ़ा है तो एक ना एक सवाल सिमेट्री का तेरे से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो सिमेट्री वाले सारे सवाल ध्यान से सुन लेना। ठीक है, पहली चीज खुद ही बता, ये क्यूब है, एग्जाम्पल नंबर 1 डाल देना चाहे तो, उसको सिमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्यूब है, ओके, इसके सेंटर पर मैंने कोई चार्ज रख रखा है, क्यू। क्या रख रखा है? सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यू। मैंने दो चीजें पूछी, फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब एंड फ्लक्स फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूब। क्या क्या निकालना है बोल? फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब क्या निकालना है? पहला, फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब। सेकंड मैंने पूछा फ्लक्स फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूब, फ्लक्स फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूब। बोल टोटल क्या होगा क्यूब से पूरे से? क्यू अपॉन एफ साइड। क्या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा क्या? तो क्या सारे फेसेस से बराबर फ्लक्स निकलना चाहिए? कितने फेस फ्लक्स? बोल 6, 6 में बराबर बढ़ गया, टोटल तो क्या आएगा बोल? 6 क्यू नहीं, क्यू बाई 6 एफ साइड, 1/6 आएगा ना। क्या आएगा बोल? फ्लक्स फ्रॉम वन फेस। क्या ये चीज क्लियर? अरे क्लियर क्या? क्या कहा हमने? देख कि सेंटर पे है क्यू, मान ले ये कमरे को क्यूबिकल मान ले, सेंटर पे चार्ज रख दिया तो क्या फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह बराबर होगा? यानी 6 फेस है, 6 फेस से फ्लक्स बराबर निकलना चाहिए।
तो कुल हमारे पास कितना है बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 6 में बराबर बांट देंगे, बोल क्या आएगा, क्यू बाई 6 एफ। तो टोटल फ्लक्स कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एक फेज से कितना बेटा, क्यू बाई। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? चल, ये ग्लास है, इस ग्लास के ओपन एंड पे जो है उसके सेंटर पे हमने एक चार्ज क्यू रख दिया। ठीक है बेटा, समझ गए क्या है? एक ग्लास है, ग्लास के ओपन मूव के सेंटर पे हमने एक चार्ज क्या रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है। और हमसे पूछा कि फ्लक्स बताओ, फ्लक्स फ्रॉम दी ग्लास, बोल क्या होना चाहिए? क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल सही पकड़ा, गॉस लॉ नहीं लगेगा। अब बोल क्या होगा? ना एरिया दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, बस सिर्फ ये दे रखा है एक ग्लास है और ग्लास के सेंटर पे रख रखा है। बोल क्या गॉस लॉ लगेगा? ना लगे, ना लगे ना। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरफ से बंद कर दे तो लग जाएगा क्या? तो मान ले एक इमेजिनरी ग्लास इधर मान ले, ठीक है भाई, गॉस लॉ तो कैन बी इमेजिनरी ऑल्सो, ठीक है, गॉसियन सरफेस में है ना। तो मैंने यहां लगा दिया एक और ऐसा ही ग्लास, ओके। अब बोल लग जाएगा क्या गॉस लॉ? ये जो बड़ा मेरा बन गया इसमें से फ्लक्स कितना, क्या सिमेट्री है क्या? हाँ, तो क्या दोनों में से बराबर निकल रहा होगा क्या? तो मेरे गिवन ग्लास में से कितना निकलेगा बोल? टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकला, उसका आधा कितना, क्यू है, क्यू बाई। ओके, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये क्या मान लिया, इमेजिनरी मान लिया, क्या मान लिया, इमेजिनरी। ठीक है, फिर क्या लिखा, फ्लक्स फ्रॉम टोटल बॉडी, बोल क्या है, फ्लक्स फ्रॉम टोटल बॉडी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर लिखा फ्लक्स फ्रॉम गिवन ग्लास, कितना होगा बोल, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। हाँ भाई, क्यों, रहने दो ना एक क्लास, ठीक है ले जाओ। आ गई बात समझ में? तो कई बार हमको सिमेट्री देता नहीं है, लेकिन हम वी कैन यूज दी सिमेट्री। सिमेट्री इज वेरी पावरफुल टूल, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसमें कोई गड़बड़ की हमने? नहीं, बहुत आसानी से, बिना कोई एरिया, बिना कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड का। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, यही गॉस लॉ की पावर है कि बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। इसको इंटीग्रेशन अगर उससे करने लग जाए तो जान निकल जाए हमारी। ठीक है, ओके। क्या ये क्लियर? चल आगे देख। ये हमारे पास फिर से एक क्यूब है, और क्यूब के फेस के सेंटर पर, अब की बार क्यूब के सेंटर पर नहीं है, चार्ज को किस पे रख रखा है, कि फेस के सेंटर पर। ठीक है, क्यू चार्ज प्लेस है, क्यू चार्ज एट सेंटर ऑफ वन फेस, वन फेस। फिर कहा हमसे फ्लक्स फ्रॉम क्यूब और फ्लक्स फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूब। बोल क्यू भाई ना, किससे? पहले तो पूरे फ्लक्स से, पूरे क्यूब से बताओ। टू एप्सिलॉन। क्या ये सबके समझ में आ गया? देख इधर ध्यान से, अब की बार जो चार्ज रखा हुआ है वो यहां रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। सबसे पहले मुझे इसकी सिमेट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। सिमेट्री क्रिएट करने के लिए क्या ऐसा ही क्यूब में ऊपर मान सकता हूं? ओके,
क्या सबको समझ में आ गया? यहाँ रखा हुआ था चार्ज, हमको सिमेट्री बनानी थी, तो हमें क्या करना है बेटा, ऊपर एक क्यूब रख दिया, क्या सिमेट्रिक हो गया? अरे बोल। अब ये जो बड़ी चीज बन गई, क्यूबॉइड टाइप की एक बड़ी चीज बन गई, बोल इससे फ्लक्स कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ऊपर नीचे बराबर बंटना चाहिए सिमेट्री से? हाँ। तो हमारे गिवन क्यूब से कितना, क्या ये सबको समझ में आ गया? फ्लक्स फ्रॉम क्या होना चाहिए, क्यू बाई टू एप्सिलॉन। ओके। अब सवाल आया कि इसके फेस से सोच। अब सोच, यहां हमने ऊपर क्यूब रख दिया, ठीक है। अब इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना निकल रहा है बेटा, क्यू बाई, बता कितने फेस में से निकल रहा होगा इसके? 5 फेस में से निकलेगा, क्योंकि ये तो फेस ही गायब हो गया, ठीक है। तो कितने में बटेगा, 5 बराबर भागों में बटेगा। तो बताइए एक फेस से कितना आएगा? आ गई बात समझ में? कितना, क्यू बाई 10 एप्सिलॉन। नहीं करते, क्योंकि तू सोच, जो लाइनें तू बनाता है वो लाइन ये ऐसे बनाता है, तो जो सरफेस है, याद रख, चार्ज जिसमें कंटेंट हो जाता है उस फेस में से कोई फ्लक्स नहीं निकलता। या तो ऐसे सोच ले या ऐसे समझ ले, ये फेस तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, रहा ही नहीं है फेस, ठीक है। तो कितने फेस बचे, 5। या ये मान ले कि जिस सरफेस पर चार्ज आ जाता है उस सरफेस में से कोई फ्लक्स नहीं निकलता, क्योंकि लाइनें पैरेलल जाती है। क्या ये चीज क्लियर? अब देख इधर ध्यान से, अगला सवाल सिमेट्री का ही सोचना, देख इमेजिनेशन का ही खेल है ये, जो भी जितने भी हैं। इधर देख, ये हमारे पास फिर से वही क्यूब है। अब की बार चार्ज रखा हुआ है आर्म के सेंटर पर, किस पर, एक आर्म के, ठीक है। चार्ज एट सेंटर ऑफ आर्म, कोई निकालना है फ्लक्स फ्रॉम क्यूब, फ्लक्स फ्रॉम वन फेस। यहां रखा हुआ है चार्ज, ये चार्ज है, ला, ठीक है, ये चार्ज है यहां पे। अब बोल क्या करोगे, सिमेट्री क्रिएट करोगे। दो, दो इमेजिनरी, मतलब एक यहां लगा दूं, एक इसके ऊपर लगाऊं कि इसके ऊपर लगा दूं? अबे लल्लू, ये कैसी सिमेट्रिक बॉडी बनी? कितने लगेंगे, 3 और लगेंगे, ठीक है। सिमेट्री की ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है। देख इधर तूने लगा दिया, ऐसे सिमेट्रिक हो गया, ओके। अब ऊपर से भी सिमेट्रिक करना है, तो यहां अगर लगाएगा तो ये हिस्सा तो खाली रह गया, सिमेट्रिक हुआ क्या? कितने लगेंगे टोटल, 3 और, यानी टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। तो बोल वो जो बड़ी बॉडी बनी उससे फ्लक्स कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमारी गिवन बॉडी उसका कितना पार्ट है, ठीक है। तो बोल इससे कितना, जल्दी बता, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। आ गई बात समझ में? अब इसके कितने फेस में से फ्लक्स गया, सोच तो ले कौन कौन से फेस गए। इधर क्यूब चिपक गया, ये गया, ये गया, बोल कितने फेस बचे, 1 2 3 और 4, ठीक है। कितना आएगा, क्यू बाई। आ गई बात समझ में? ओके। अब लास्ट क्यूब का सवाल देख, चार्ज रखा है यहां वर्टिसेस पे, इस पर एक वर्टिसेस पे, ठीक है। ये क्यूब का लास्ट क्वेश्चन है। चार्ज एट वर्टिसेस ऑफ क्यूब, बोल कितने लगेंगे पहले, 7 और लगेंगे, एक मिलाकर 8 हो जाए, ओके, सही है। तो बोल फ्लक्स फ्रॉम क्यूब कितना होगा, बोल फ्लक्स फ्रॉम क्यूब, हमारे क्यूब से, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन हो जाएगा क्या? अरे सोच, ये कैमरा है, तेरे को इसको सिमेट्रिक करना, ठीक है। इधर कमरा बनाया, इधर कमरा बनाया, उधर कमरा, 4 नीचे बन गए, 4 ही ऊपर बनेंगे, तभी तो ऐसे ऊपर नीचे से सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ओके, आ गई बात समझ में? अरे देख, इसको, इस पॉइंट को सिमेट्रिक करने का एक ही तरीका, इधर से सिमेट्री करेगी, इधर बनाएगी, इधर से सिमेट्री करेगी तो 2 बनाएगी, फिर ऊपर नीचे की सिमेट्री करेगी तो 4, 1 2 3 4, चारों के ऊपर 4 बने, तो टोटल कितने हो गए, 8,
ठीक है, तो 8 में बराबर बटा तो हमारे गिवन क्यूब से कितना आएगा, क्यू बाई 8। अब बता वन फेज से कितना आएगा, फेज कितने बचे हमारे क्यूब के, अच्छा क्यू बाई 20, 3 बचे ना। देख इसके हमने क्या किया, इधर बना दिया, इधर बना दिया, ऊपर बना दिया, 1 2 3 तो बचे ना। देख इस कमरे के इधर कमरा बन गया, ये फेस खत्म हो गया, उधर कमरा बन गया, ये फेस खत्म हो गया, ऊपर कमरा बन गया, ये फेस खत्म हो गया, ये फेस खत्म हुआ क्या, ये फेस खत्म हुआ क्या, ये फेस खत्म हुआ क्या, नहीं। कितने बचे, 3। आ गई बात समझ में, तो कितना आएगा बोल, क्यू बाई, ये क्यूब के 3 तरीके 4 तरीके के जो भी सवाल है ये ध्यान रख के जाना, क्योंकि इनमें पूछता है। बोर्ड में भी आते हैं। सिमेट्री एक ऐसी चीज है ना जो सबसे ही एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी है, इट इज अ इमेजिनेशन ओनली। तो बोर्ड में भी आते हैं ऐसे सवाल। आज ये लोग आए क्या, अभी ऐसा ही देख लिया। देख लिया क्या, चल अब देख एक और क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था ये। 10 सेंटीमीटर साइड का हमारे पास एक क्या है, प्लेट है, ठीक है बेटा, और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर हमने एक चार्ज रख रखा है 17.7 माइक्रो कूलम। तो बताओ इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। हाँ, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर जो है वो मान ले वो है एरिया है, ठीक है, 10x10 साइड है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर मैंने एक चार्ज रख रखा है 17.7 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। ये 10x10 का हमारे पास क्या है बेटा, एक स्क्वायर प्लेट है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख रखा है 17.7 माइक्रो कूलम का। इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये बता, ये 5 सेंटीमीटर। बोल क्या होगा फटाफट। बोलो क्या करोगे, क्या करोगे, ऐसे ही 5 और खड़े करोगे तो ये क्यूब बन जाएगा, बन जाएगा। अगर इसको देखो, अगर इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं हम किससे, ये cos थीटा से, तो बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ऐसे भागता, ये होता, ये हमारा एरिया होता, तो हम कहां पर थीटा क्या लेते, दिक्कत होती।
सिमेट्री ये कहती है कि यार ये तो क्लियर सी बात है कि अगर ये हमारे पास ऐसे रखा हुआ है ना, ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, अगर मैं यहाँ पर एक फेस एक ऐसे लगा दूं, एक ऐसे लगा दूं, एक ऊपर लगा दूं, तो क्या ये क्यूब बन गया? क्या बन गया? क्या क्या चार्ज उसके सेंटर पे आ गया? क्या हो गया? तो बोल क्यूब से फ्लक्स कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये उसका एक फेस हो गया बेटा? इससे फ्लक्स कितना? तो बस मुझे सीधे ये देखना है कि अगर इसको मैं क्यूब बना देता हूं, मैंने इसको क्यूब बना दिया, ये 5 सेंटीमीटर था, ये मैंने मेरा गिवन वो था, बाकी के मैंने इमेजिनरी मान लिए, तो ये क्या बन गया? एक क्यूब बन गया। और हमसे कहा कि दी प्लेट इज वन फेस ऑफ क्यूब, सो फ्लक्स बोल क्या होना चाहिए? पाई विल बी इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यही होना चाहिए। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7.7 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये काट 2 टाइम्स कट जाएगा ये, ठीक है, ओके। आ जाएगा बाकी का बेटा, बोल क्या हो जाएगा? ये 1/3 बन जाएगा, और 10 की पावर कितना हो जाएगा? -12 ही है ना, तो ऊपर जाएगा तो 6 बन जाएगा। अरे बोल कितना बन जाएगा? 0.3 इंटू 10⁻6, 3 लिख दे चाहो तो इसको, और 3.3 इंटू 10⁵ ओके। इतने वोल्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या अबे दुगना ही तो होता है ये 8.85 का, और क्या? 5 बार कहां से आ गया? 5 में तो 40 पहुंच जाएगा वो। आ गई बात समझ में? तो सिमेट्री के कई तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्यूब वाले पूछ सकता है, ये ग्लास ग्लास वाले इन तरीके के पूछ सकता है। ये हमें ध्यान से अटेम्प्ट करने जितने भी सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? अब आपका मॉड्यूल 2 देखो एक बार, अब आपके फ्लक्स वाले और वो क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, है ना बेटा? तेजी से करो। और जो है उसमें भी जो एनसीईआरटी वगैरह है उसके भी शुरुआत के सारे क्वेश्चन अब आपके निकल जाएंगे। लिख लिया? अरे लिख लिया? तो देख, जो फ्लक्स कैलकुलेशन एंड गॉस लॉ वाले क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, यहाँ तक के अपन ने कर लिए थे, शुरुआत वाले कर लिए थे ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले। तो अब क्वेश्चन नंबर 53 हमने कल कर लिया था कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट थ्रू आ सरफेस ऑफ एरिया वेक्टर S इज इक्वल टू 10J कैप, और फील्ड E इज इक्वल टू 2I 4J और 3K। ध्यान है, ये कहा था देख क्वेश्चन नंबर 53, देख एस वेक्टर एरिया वेक्टर दे रखा था हमको कितना बेटा? 10J कैप, और इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको दे रखा था 2I 2J नहीं 4J और 3K। बोल फ्लक्स कितना होगा? जल्दी से बता दे। डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अरे क्या होता है? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। आई इसमें एनी जीरो बनेगा, जे इसमें एनी है तो 40, और ये के जीरो है, ओके। तो क्या आएगा बोल? अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40, ओके वोल्ट। आगे बात समझ में आता है ना? डॉट प्रोडक्ट करना भूले तो नहीं, आई को आई से, जे को जे से, और के को के से। तो यहाँ जब आई और के नहीं है तो जीरो मानोगे, तो आई वाला जीरो हो जाएगा, के वाला जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो 10 इंटू 4 यानी क्या आएगा? 40। अरे क्लियर? क्या अगला देख क्वेश्चन, ये क्या रख रखा है? फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एयर एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी +1 कूलम रख रखा है, और इसको एनक्लोज कर दिया किसी एक सरफेस में, तो बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा? कितना होगा? 1/4 पाई 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 5, यही होगा। तो बोल क्या आएगा फटाफट जल्दी से? 1/एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा? 1/एप्सिलॉन
यानी सेकंड टर्न हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की पावर -1 हो जाएगा। भाई गॉस लॉ से फ्लक्स किसके बराबर होता है? क्यू नेट। क्यू नेट कितना है? 1। और नीचे क्या? एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बना? एप्सिलॉन नॉट की पावर। ओके चल। The flux entering and leaving a closed surface are 5 into 10 की पावर 5 और 4 into 10 की पावर 5। देख किसी क्लोज सरफेस की कहानी दे रखी है, जो एंटर कर रहा है फ्लक्स, एंटरिंग फ्लक्स, वो हमको दे रखा है 5 into 10 की पावर 5, और जो लीविंग फ्लक्स है वो दे रखा है 4 into 10 की पावर 5, और यूनिट दे रखी है एमकेएस में जो यूनिट लेते हैं। आ गया? हाँ। चार्ज इनसाइड दी सरफेस, दी चार्ज इनसाइड दी सरफेस। पहली चॉइस है माइनस का 8.85 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। चॉइस नंबर 2 है 8.85 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। चॉइस नंबर है 400 नहीं है 8.85 इंटू 10 की पावर +7 कूलम। और चॉइस नंबर 2 है 6.85 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। बोल फटाफट जल्दी। एंट्रिंग फ्लक्स को क्या लोगे बेटा? नेगेटिव। इसको क्या लोगे? पॉजिटिव। टोटल फ्लक्स कितना? बोल बोल वांशु कितना होगा? बोल -1 इंटू 10 की पावर 5। क्या ये चीज समझ में आ गई? भाई 5 बराबर होगा, इसको क्या लोगे? एंट्रिंग फ्लक्स को नेगेटिव। ओके, और इसको क्या लोगे? पॉजिटिव। 10 की पावर 5 तो दोनों में ही है, तो 5 यानी कितना आ गया? -1 इंटू 10 की पावर। ओके, फिर हमने कहा कि 5 बराबर होना चाहिए क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यानी क्यू नेट बराबर होना चाहिए किसके बेटा? 5 इंटू एप्सिलॉन। 5 की वैल्यू कितनी आ गई तेरी? 1 इंटू 10 की पावर -5। तो 1 इंटू 10 की पावर -5 विद नेगेटिव साइन। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? सॉरी प्लस का है। और ये कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -5। बोल क्या बचा? पावर -7, साइन नेगेटिव, और 8.85 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ओके, एक अगला हमको एक चार्ज Q1 दिया जो कि किसी सरफेस S1 में बंद है, और एक सरफेस S3 हमको दे रखा है, एक सरफेस हमको दे रखा है ये जो कि S2 है, और इसमें चार्ज है Q2 और Q3। ठीक है, और इन पूरे को एक किसी और बड़े सरफेस में मानने बंद कर रखा है। ठीक है बेटा, इसको S4 दे रखा है नाम, इस वाले को S4, जो बड़ा वाला सरफेस है इसको S4 दे। ठीक है, अब देख इधर ध्यान से, हमको वैल्यू दे रखी है। Q1 की वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम, Q2 की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम, और Q3 की वैल्यू है -3 माइक्रो कूलम। द फ्लक्स एमर्जिंग थ्रू सरफेस S2, S2 सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है? S2 सरफेस से बोल। S2 के अंदर कितना चार्ज है? Q2 और Q3। Q2 कितना है? 2। ये कितना है? -3। तो नेट चार्ज कितना हो गया? Q2 तो कितना हो गया? बोल Q नेट विल बी इक्वल टू -1 माइक्रो कूलम। अगर ये हमारे पास चार्ज है तो बोल क्या होना चाहिए फ्लक्स? जल्दी से बोल। अब देख चॉइस पकड़, चॉइस लिख रहा हूं मैं 36 पाई इंटू 10 की पावर 3। नंबर 2 चॉइस है -36 पाई इंटू 10 की पावर 3। नंबर 3 चॉइस है 36 पाई इंटू 10 की पावर 9। और नंबर चॉइस है -36 पाई इंटू 10 की पावर 9। बोल क्या होगा? चॉइस बोल। चेक इधर ध्यान से सुन। पाई बेसिकली क्या होता है बेटा? क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे होता है, अरे आना बोल। यहाँ लिखा -1 और नीचे क्या लिखा है? एप्सिलॉन नॉट। कई बार हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कुछ चालाकी करते हैं, 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता है? 9 इंटू 10 यानी के लिख सकता है। तो बोल तेरे पास क्या हो जाना चाहिए? 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया यानी 5 कितना हो जाना चाहिए? इसको मैंने क्या लिख दिया? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 पाई। बोल क्या आया? जल्दी से बोल। 36 पाई इंटू 10 की पावर 9। ठीक है,
तो कौन सा होगा 36 पाई इंटू 10 की पावर 9 की नेगेटिव साइड। समझ गया क्या बेटा? ये Q2 और Q3 बेटा इसमें तो Q2 Q3 रखा है ना, तो इससे क्यों लूंगा इसको? ठीक है, ये तो गॉस लॉ भी हम सीखते आ रहे हैं, अंदर वाला चार्ज देख बाहर से तेरे को क्या पता। तो S2 से पूछा है हमको। नई चीज देख ध्यान से, इधर एप्सिलॉन नॉट की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा हम बहुत बार करते हैं कि नीचे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट बड़ा दर्दनाक होता है 8.85 इंटू 10 की पावर 9, तो 4 पाई से ऊपर नीचे उसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह ऊपर क्या लिख देते हैं के लिख देते हैं, जो कि क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ऐसे ही कहीं कहीं एप्सिलॉन नॉट तेरे पास ऊपर आएगा तो भी हम ऐसा करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और नीचे क्या लिख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। चल आगे बढ़, हो गया क्लियर ये? इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड spherical surface radius 10 centimeter surrounding the total charge is इतना, the flux over the concentric sphere of radius 20 centimeter। बता 10 से 20 कर दी रेडियस, क्या होगा? सेम रहेगा। कितना आएगा बोल? 25 वोल्ट मीटर। ओके, अगला देख, ये ध्यान से, ये ग्लास बना हुआ है, इसके सेंटर पे क्यों रखा हुआ है? क्या आएगा बोल? Q/2। तो ज्यादातर क्वेश्चन तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। सेंटर नहीं है ना ना, ठीक है। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड द ओपन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल है ना, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेसल मतलब ग्लास हो गया। ओके, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ सरफेस देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, इतना आ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ डायमेंशन प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन। सोच एक्स वाई प्लेन में जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर किस उसमें होगा? जेड में यानी के कैप में होगा। अगर कहीं भूल जाया करे तो ऐसे बना लिया कर, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, ये क्या है जेड। तो जो एरिया एक्स वाई प्लेन में है उसका एरिया वेक्टर किसमें होगा बेटा? ऐसे, यानी के कैप में होगा। तो सीधी सी बात है, तेरा एरिया जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और के कैप। ओके, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई कर दे, के में ही वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो क्या आ जाएगा बोल फटाफट जल्दी? 4 इंटू 10 की पावर -1, बिल्कुल सही है, पर आंसर नहीं है तेरा कोई भी। ठीक है, जल्दी कर। 4 इंटू 10 की पावर 1 आएगा। सोच, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को ये करेगी तो क्या बनेगा? 2 इंटू 10 की पावर -2। ये है ना एरिया, ठीक है। और उसमें 3 पावर है, इसमें 2 पावर है, तो एक पॉजिटिव पावर बचेगी, तो क्या आएगा? 40 आ जाएगा। ओके, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब ऑफ एज एल इज 5, व्हाट विल बी द वैल्यू इफ द एज इज मेड 12? बता क्या होगा? सेम। ओके, अच्छा सेम क्यों? आगे भी पर चार्ज इज एनक्लोज्ड इज हाफ, हाँ फ्लक्स हाफ हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये मत करना कि सेम देखते ही सेम, चार्ज को चेंज कर देगा तो फ्लक्स बदले। चार्ज को आधा कर दिया ना, कोई बात नहीं। A cubical box of side 1 meter is immersed in a uniform electrical field of इतना, the flux through the cube. The cubical box of side 1 meter is immersed in the uniform electrical field of इतना, the flux from the cube. So यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी क्यूब को रख दे, अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो फ्लक्स क्या होना चाहिए उससे? 0। जितनी लाइन एंटर करेंगी उतनी क्या करेंगी? बाहर निकले। बेटा क्यूब से तो नेट ही फ्लक्स पूछेगा, ठीक है, किसी एक फेज से पूछता तो अलग बात है। ठीक है, क्या हुआ बोल? 0। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा है इसमें, ए सी ये पॉइंट है बी, बोल कहां पर सबसे स्ट्रांग होगा? बी में कमजोर होगा, ए और सी पर बराबर होगा। ठीक है, तो ई ए बराबर ई सी एंड दैट विल बी ग्रेटर देन ई बी। ओके, ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ 10 सेंटीमीटर sphere of radius 10 centimeter, cube of side to 20 centimeter. The ratio of outgoing flux from the sphere and cube, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना शेप पे डिपेंड करता, ना साइज पे डिपेंड करता, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? अंदर चार्ज पर। अगर दोनों के अंदर चार्ज सेम है तो फ्लक्स भी क्या होगा? सेम होगा। ओके, हाँ वही होगा। ठीक है, cylinder of radius r and length l is placed in uniform electrical field parallel to the cylindrical, the outward flux from the flux over the surface of cylinder is given by, बोल क्या होगा?
देख इधर ध्यान से, ये का ये एक सिलेंडर है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया जो कि इसकी एक्सिस के अलोंग है। अरे ये क्या जीरो होगा? जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी सिलेंडर में से बाहर निकल। याद रख, क्लोज बॉडी अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखी गई तो उससे जीरो ही आएगा हमेशा, जब तक उसके अंदर चार्ज नहीं है। ओके, a rectangular surface of side 10 centimeter and 15 centimeter is placed inside a uniform field of इतना such that surface make an angle 30 degree with the direction of, अगर सरफेस 30 डिग्री बना रही है तो एरिया वेक्टर 60 बना लेगी, निकल जाएगा। ऐसा किया हुआ हमने क्वेश्चन। A charge q is kept at the corner of the cube, electric flux passing through one of those faces not touching the charge। क्लियर है? बोल दे, क्यूब के कॉर्नर पे क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट निकलता है, अभी निकाला था तो कितना, बस वो ही आएगा। ठीक है, दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 3 मीटर सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट। जीरो ही आएगा इसमें भी, जब तक अंदर चार्ज नहीं है तब तक हमेशा क्या आएगा, जीरो। इफ द इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड एज देन द वन कंक्लूड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज, देख ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, बता कैसा होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, बोथ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसा सवाल तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एट चार्जेस, ये बहुत सारे चार्ज दे रखे हैं, आर सिचुएटेड एट द एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, a spherical surface of radius 80 सेंटीमीटर encloses that cube, पूरे को एनक्लोज कर लेता है क्यूब। क्यूब के हर वर्टिसेस पे कोई चार्ज रखा हुआ है और एक ऐसा सरफेस बनाया जो कि पूरे क्यूब को क्या कर लेता है, एनक्लोज कर लेता है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द क्यूब, द टोटल आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, बोल क्या होना चाहिए, कितना, जितने भी चार्ज है उनको जोड़ ले, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दे, यही होना चाहिए। सेम नहीं है, अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, देख इधर सुन, हाँ जीरो है ना तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19 तो नेगेटिव है, जीरो है तो फिर जीरो है। ओके, आ गई बात समझ में? चल देख इधर अगला सवाल, गॉस लॉ लिख रखा है, गॉस लॉ बराबर होता है इसके, इफ नेट चार्ज एनक्लोज इन दी गॉसियन सरफेस इज जीरो, अगर किसी गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज अंदर क्या है, जीरो, तो ई ऑन सरफेस मस्ट बी जीरो, इनकमिंग आउटगोइंग इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर इक्वल, देयर इज नो क्या, नेट चार्ज अगर इनसाइड जीरो तो फ्लक्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, ओके, वैसे इस कॉन्सेप्ट को भी और इलॉबरेट करूंगा दोनों को, ये चीज आगे आएगी अभी। देख एंटरिंग और लीविंग दे रखा है, एंटरिंग वाले को क्या ले लेगा, नेगेटिव, और लीविंग वाले को पॉजिटिव, तो 5 2 माइनस 5 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दे। ठीक है बेटा, गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज जीरो होने पर फ्लक्स तो हमेशा जीरो होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगला देख, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आर यूनिफॉर्मली चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट, ये अभी नहीं होगा अपने से, अभी ये अपने पढ़ा नहीं ना, ये एप्लीकेशन वाले आ गए। चल अब ये एप्लीकेशन वाले बाद में करेंगे। ओके, एक एक ही दिखा, बाकी तो हो जाएंगे। कुल मिला के ये वाले कर लेना, आगे के क्वेश्चन कोई एक आध जो नहीं हो वो छोड़ देना। ठीक है, कल अपन इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे।
लगता है कि क्लास में लिखेगा वो। देखो डेमोक्रेसी विन बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं लिखेंगे, तो मैं तो बहुत सारे बच्चों की बात मानता हूँ, तो बच्चों ने कहा मैं वही बात मानता हूँ।